स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी हमारी, उसका पार्ट 2 या उसकी दूसरी डिजीज कंडीशन आज हम पढ़ेंगे, जो कि है ट्यूबरकुलोसिस। तो जानेंगे कि क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो देखते हैं। Tuberculosis is an infectious bacterial disease caused by Mycobacterium tuberculosis। जो ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी है, टीबी एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाला या बैक्टीरिया से कॉज होने वाला एक इन्फेक्शन है, एक डिजीज है। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का दूसरा नाम कोच्स बैसिलस भी होता है, कोच्स बैसिलाई भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी खोज, उसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने, तभी इसका नाम कोच्स बैसिलाई पड़ गया। फिर है विच मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स, एक ऐसी डिजीज जो मोस्ट कॉमनली मतलब ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद में है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम द थ्रोट एंड लंग्स ऑफ द पीपल विद द एक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज। तो क्या है ये जो ट्रांसमिशन होता है, इसका मतलब एक दूसरे में फैलना, ट्रांसमिशन मतलब फैल कैसे रही है बीमारी। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है बाय ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कहां से निकलते हैं, एक पर्सन के थ्रोट या लंग्स से, मुंह के द्वारा छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस तरीके से क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर हो रहे हैं, दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर हो रहे हैं। फिर पीपल विद द एक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब वो पर्सन इन्फेक्शन फैला रहे हैं जिनको एक्टिव टीबी है, उसके सिम्टम के साथ में टीबी है, जो सफर कर रहे हैं टीबी से, वो अगर खांसते हैं, छींकते हैं दूसरे के सामने, तो उसके थ्रोट से या उसके माउथ से क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में ट्रेवल करके दूसरे में एंट्री कर जाते हैं, दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उसको भी कॉज हो जाता है। इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद देखते हैं कि हम थोड़ा जान लेते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप का होता है। रॉड शेप का मतलब एक लंबा सा छड़ के आकार का, डंडी के आकार का होता है, जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब इसके जो कॉजेस हैं या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स, कॉजेस और रिस्क फैक्टर दोनों को देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं जो डिजीज को कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस खुद एक बैक्टीरिया है जो मेन कॉजेटिव एजेंट है इसका। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा हमारा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन। मतलब इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत ज्यादा वीक है, तो उसमें संभावना यह है कि ये उस पर्सन में एंट्री करेगा तो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन और उसकी बॉडी में ग्रो होगा और वो टीबी से ग्रसित हो जाएगा। उसके बाद में है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को भी टीबी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद में स्मोकिंग, स्मोकिंग करने वाले पर्सन जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनको भी ये जो है टीबी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि स्मोकिंग करने से जो इम्यूनिटी है वो कमजोर पड़ जाती है और उसकी वजह से लंग्स पहले से ही कमजोर होते हैं, तो जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंडर में आते हैं तो वैसे ही उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं और वो जो टीबी है वो उसकी बॉडी में ग्रो होने लगती है। उसके बाद में हमारा एजिंग। एजिंग का मतलब यह है कि एडवांस एज, 40 से ज्यादा अगर एज है पर्सन की, मतलब बूढ़ा है, तो वहां पे क्या होगा, उसको टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। वजह यह है कि वहां पर भी उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, एज के साथ में इम्यूनिटी वीक होती जाती है। उसके बाद है क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। क्राउडेड लिविंग कंडीशंस का मतलब ऐसी जगह जहां पे घनी आबादी है, भीड़ भाड़ वाली जगह अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसको संभावनाएं ज्यादा है कि टीबी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ है, ज्यादा घनी बस्तियां हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग ज्यादातर रह रहे हैं, तो वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि बहुत जल्द ही इन्फेक्शन फैल जाएगा। उसके बाद में हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर तो भैया
हर समय कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट के कांटेक्ट में रहे, जिस पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर हुई तुरंत उसको पकड़ लिया टीबी ने, तो उसको तुरंत ही टीबी हो गई। उसके बाद में है एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन तो दुनिया जानती है किसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी कमजोर, सब खेल इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी कमजोर है तो तुरंत ही टीबी उसको हो जाएगी। उसके बाद में लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे की कमी है, तो क्या होगा, जब उसके पास पैसे की कमी है तो वो खा पी नहीं पा रहा है, तो उसको वहां पर भी नरिशमेंट की कमी हो जाएगी, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होगी, तो वहां पर उसको टीबी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद में है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुछ लोगों के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में है, तो क्या होगा, अगर वो खा पी नहीं पा रहे हैं सही से, या फिर कोई दूसरी पुरानी डिजीज कंडीशन रही है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, उनको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से वहां पे उनको टीबी हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो बॉडी में डिजीज कंडीशन उसका प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को जानते हैं, किस तरीके से डिजीज प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया। इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे हुआ? कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको पहले से ही टीबी था, उसने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए, मतलब उसने खांसा या उसने छींका, तो दूसरे पर्सन को क्या हुआ, उसकी बॉडी में बैक्टीरिया गया, उसने उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को इनहेल कर लिया, मतलब सूंघ लिया, उसको खींच लिया अपने अंदर, तो वो उस बॉडी के अंदर या उस पर्सन की बॉडी के अंदर चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, बैक्टीरिया रीच लंग। कहां पहुंचा बैक्टीरिया? उस हेल्दी पर्सन के लंग्स में अब बैक्टीरिया पहुंच गया है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मैक्रोफेजेस। बैक्टीरिया कहां मल्टीप्लाई हो रहा है, कहां पर ग्रो हो रहा है? मैक्रोफेजेस में बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, या उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं बैक्टीरिया। उसके बाद में क्या हुआ, ग्रेनुलोमेटस लीजन बिगिंस टू फॉर्म केसियस नेक्रोसिस। तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस लीजन्स जो होंगे वो बनने लगेंगे, जैसे कि लंग्स में क्या होगा, चीजी लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, व्हाइट कलर के लंग्स में पैचेस बनने लगेंगे, वहां पे लीजन्स बनने लगेंगे, और वहां पे क्या होगा, नेक्रोसिस होने लगेगी। ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में इसको फर्दर 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया केस टू ग्रो। पहला है हमारा बैक्टीरिया केस टू ग्रो। इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया के केस जो है वो ग्रो हुए, और लीजन कैल्सीफाइज 95%। जो लीजन्स हैं, मतलब जो घाव बने थे उसके अंदर चीजी लाइक अपीयरेंस, जो व्हाइट पैचेस बन रहे थे लंग्स के अंदर, वो क्या हुए, वहां पे बढ़ने लगे। 95% वो चांसेस हैं कि वहां पे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, वहां पे इम्यूनो सप्रेशन होगा। इम्यूनो सप्रेशन मतलब इम्यूनिटी कमजोर होगी, और फिर से उसका क्या होगा, रीएक्टिवेशन होगा, मतलब बैक्टीरिया जो है वो अब फिर से दोबारा से ग्रो करेंगे। रीएक्टिवेशन का मतलब है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन माइक्रोफेज। जो बैक्टीरिया होंगे वो फिर से क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। 95% केसेस में ये होता है। उसके बाद में क्या है, लीजन लिक्यूफाइस, और क्या होगा उसमें स्प्रेड टू ब्लड और ऑर्गन। जो बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन है वो कहां पहुंच जाएगा, ब्लड और बॉडी के सभी ऑर्गन्स में पहुंचने लगेगा, और जब ज्यादा फैल जाएगा तो पर्सन की हो जाएगी डेथ। ठीक है। उसके बाद में थर्ड है हमारा बैक्टीरिया कफ्ड अप टू स्प्यूटम। बैक्टीरिया क्या हुआ, स्प्यूटम के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। पर्सन ने खांसा, खांसी के साथ में उस बैक्टीरिया को बलगम के साथ अपने बाहर निकाल दिया। अब यही बलगम दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, फिर से क्या करेगा, दूसरा पर्सन उसको इनहेल करेगा और दूसरे की बॉडी में भी वो जाएगा। इसी तरीके से साइकिल चलता रहेगा, इसी तरीके से टीबी फैलती रहेगी। उसके बाद में हमारी ये पैथोफिजियोलॉजी हुई। उसके बाद में हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस या किसी पर्सन को टीबी है तो उसके अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण फील करेगा, या फिर हम अपनी भाषा में कहें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे। पहला है हमारा कफ। मोर देन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। खुला कहा गया है, सरकारी तरीके से जनहित में जारी है कि 2 से 3 सप्ताह तक की अगर खांसी है तो वो टीबी हो सकती है वहां पे। उसके बाद में क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होगा, जिस पर्सन को टीबी होगी वो फील करेगा उसके सीने में दर्द होगा। ठीक है। उसके बाद चिल्स। चिल्स का मतलब उसको ठंडक महसूस होगी, ठंड लगेगी उसको। ठीक है।
उसके बाद में क्या है, डिसकलर्ड ब्लड या फिर ब्लडी स्प्यूटम, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो पर्सन है वो बलगम थूकेगा या जो खांसी के साथ उसको बलगम आएगा वो रेड कलर का होगा या फिर रेड से मिलता हुआ कलर होगा, उसमें ब्लड आएगा, ब्लडी स्प्यूटम होगा। तो इसको हम एक टर्म देते हैं हिमोप्टिसिस, हिमोप्टिसिस कहते हैं इसको, ब्लड इन स्प्यूटम, इसको हम हिमोप्टिसिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या है, नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का मतलब होता है रात में उसको क्या होगा, पसीना आएगा, रात में उसको पसीना पसीना आएगा, एकदम पूरा भीग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, पेन विद ब्रीदिंग, जब वो सांस लेगा, सांस को बाहर निकालेगा तो वहां पे क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और सीने में वो दर्द महसूस करेगा। उसके बाद में क्या है, सीवियर हेडेक, क्या होगा, सीवियर हेडेक, उसके सिर में दर्द होगा, कितना, बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसके बाद में वेट लॉस, वेट लॉस होगा, उसका लगातार कंटिन्यूअसली वजन घटेगा, अप टू 10% वजन जो है उसके नॉर्मल बॉडी का घट सकता है, ये पेशेंट आपको मिलेगा तो। उसके बाद में क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख उसको नहीं लगेगी तो वजह बनेगी वेट लॉस होने की, तो क्या होगा, उसको वेट लॉस होगा। उसके बाद क्या है, स्लाइट फीवर, हल्का फीवर भी वो महसूस करेगा, उसको कंटिन्यूअसली एक माइल्ड फीवर रहेगा, हल्का हल्का बुखार, बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज्ड ऑल टाइम रहेगा। तो ये हमारे हो गए साइन और सिम्टम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। इफ टीबी इन्फेक्शन डज बिकम एक्टिव, इट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स द लंग्स। 90% केसेस जो होते हैं पल्मोनरी टीबी के देखने को मिलते हैं। तो क्या है, ये एक तरीके का एक्टिव टीबी है, जिन लोगों को एक्टिव टीबी होती है, सिम्टोमेटिक टीबी, जिनके अंदर सिम्टम दिख रहे हैं, और उनमें क्या होता है, मोस्टली लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। अगर टीबी लंग्स तक सीमित है, उसकी लिमिट लंग्स तक है, तो उसको पल्मोनरी टीबी कहेंगे। इसके 90% केस देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा लग गया और पल्मोनरी मतलब अब लंग्स के अलावा हो रहा है, इन्फेक्शन स्प्रेड्स आउटसाइड द लंग्स। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो टीबी होती है जहां पर इन्फेक्शन लंग्स के आउटसाइड जाता है, बॉडी में, बॉडी के किसी भी अदर ऑर्गन में जाता है, जैसा कि ब्रेन टीबी, या फिर जैसा कि बोन में चला गया तो बोन टीबी। इस तरीके की टीबी और ऑर्गन्स को अगर टारगेट कर रहा है, अगर और ऑर्गन्स में फैल रहा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। इसके केस 15 से 20% देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी का मतलब है कि जिन पर्सन्स में टीबी है और सिम्टम्स दिख रहे हैं, कंटिन्यूअसली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम एक्टिव टीबी कहेंगे। एक्टिव टीबी मींस द बैक्टीरिया आर एक्टिव इन द बॉडी। एक्टिव टीबी का मतलब है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में एक्टिव हैं और द इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू स्टॉप दीज बैक्टीरिया टू कॉज इलनेस। मतलब जो पेशेंट का या जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम अनेबल है, मतलब रोक, अनेबल टू स्टॉप, रोक नहीं पा रहा है, दीज बैक्टीरिया टू कॉज इलनेस, बैक्टीरिया को इलनेस करने के लिए, मतलब बीमार करने के लिए उस पर्सन को रोक नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में उसको हम एक्टिव टीबी कहेंगे। उसके बाद चौथा है हमारा इनएक्टिव टीबी। इनएक्टिव टीबी जस्ट अपोजिट हो गया एक्टिव टीबी का। यहाँ पर क्या है, इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। इसको तो सबसे पहली बात है, इसको ऑल्सो नोन एज लेटेंट टीबी, इसको हम लेटेंट टीबी के नाम से भी जानते हैं। लेटेंट का मतलब यही होता है कि चीजें दिख नहीं रही हैं, पर्सन की बॉडी में बैक्टीरिया तो होता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन फिर भी वो सिम्टम नहीं दिखा पाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो अभी मजबूत है और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर ग्रो नहीं होने दे रहा है, और बैक्टीरिया जो है वो पर्सन की बॉडी में है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा है और सिम्टम नहीं दिखा पा रहा है। इस तरीके की जो टीबी होती है, लेटेंट टीबी होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी नहीं हो सकती है, लेटेंट टीबी। ये हो गए हमारे टाइप्स। अब हम देखते हैं टीबी को जानने के लिए, टीबी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या क्या चेकअप्स या फिर जांचें करवानी पड़ती हैं एक पेशेंट में। सबसे पहला हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में
हमें देखना होता है कि उसका वेट लॉस कितना हुआ या कफ या फिर अदर सिम्टम्स जो भी हैं वो हमें नोट करने होते हैं पेशेंट की बॉडी से। या फिर जैसे ऑस्कल्टेशन कर लिया, ब्रीदिंग साउंड साउंड सुन लिए हमने स्टेथोस्कोप से, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हो गया। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले तो आपको कभी टीबी नहीं हुआ है या अभी हुआ है, खांसी कितने दिनों से आ रही है, ये सब चीजें हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछते हैं पेशेंट से। उसके बाद हमारा आता है पहला टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को यूज किया जाता है 0.1 ml आईडी। आईडी मतलब इंट्राडर्मली। कहाँ यूज किया जाता है इसको? फोर आर्म से, एक सिरिंज में भरकर 0.1 ml इंट्राडर्मली फोर आर्म्स में पेशेंट की फोर आर्म पे लगा देते हैं और फिर वेट करते हैं 48 to 72 आवर्स तक रिजल्ट को देखने के लिए। उससे कहते हैं कि इसको वॉश नहीं करना है, धुलना नहीं है या फिर इसको रगड़ना नहीं है जिस साइड पे हमने जो पीपीडी अपना इंजेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद वहां पे देखते हैं काहे के लिए, वहां पे रेडनेस या फिर स्वेलिंग को चेक करते हैं। पूरा एक सर्कल बना देते हैं उसकी फोर आर्म पे जहां पे हमने लगाया हुआ होता है पहचानने के लिए कि हमने कहां पे इंजेक्ट किया है उसको। तो हम देखते हैं कि 3 तरीके का आता है, ठीक है। 3 तरीके के सर्कल में हम देखते हैं। हमारा है पहला तो आएगा 5 mm से कम, ठीक है। 5 mm से अगर कम आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि उस पर्सन को टीबी नहीं है, या फिर पहली बात तो रेडनेस नहीं आई या स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं आई, तो उसका मतलब खुला है कि वो वहां पे निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है, अगर किसी को 5 mm विदिन 5 mm रही, पूरा सर्कल 5 mm के अंदर रेडनेस या फिर स्वेलिंग आई है, तो वहां पे एक सस्पेक्ट हो सकता है। जैसे HIV का पेशेंट हो गया पहले से, जिसको HIV हुआ है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो उसमें हमें वहां पर 5 mm देखने को मिल सकता है। 5 mm का सर्कल के अंदर ही हमें रेडनेस वहां पे देखने को मिल सकती है। एक होता है हमारा 5 से 9 mm। 5 से 9 mm के सर्कल में अगर रेडनेस या फिर स्वेलिंग देखने को वहां पे मिल रही है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या फिर जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, उसमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है मोर देन 10 mm। 10 mm से ज्यादा के सर्कल में अगर उस पेशेंट के रेडनेस या फिर स्वेलिंग आ रही है, तो वहां पे खुला कहेंगे कि ये टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। उसका टीबी जो है वो उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है उसकी बॉडी में और ये पॉजिटिव है। इस टेस्ट को हम टीबी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट कराते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखते हैं, जो कि लंग्स में पैचेस पड़ रहे थे, चीजी लाइक अपीयरेंस जो हो रहा था, उसको देखने के लिए हम, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि फेफड़े गलने लगे इनके, तो उस चीज को देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्प्यूटम कल्चर, बैक्टीरिया को जानने के लिए कि बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है, तो वो भी हम करवाते हैं स्प्यूटम कल्चर, जो कि एक बलगम की जांच होती है। उसके बाद करवाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफेरॉन टेस्ट, जो कि एलिसा मेथड से किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। ये जो क्वांटिफेरॉन टेस्ट है, ये लेटेंट टीबी जो इनएक्टिव टीबी थी उसमें करवाया जाता है, जो कि सिम्टम नहीं पता चलते हैं उसमें करवाते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट आपको करवाना है। इस टेस्ट को गोल्ड टीबी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? गोल्ड टीबी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक जांच हमारी होती है जो ज्यादातर जो सरकारी अस्पताल होते हैं सीएचसी, उनमें करवाई जाती है, सीवी नाट। सीवी नाट के बिना दवाई वहां पे नहीं देते हैं, सीवी नाट जांच करवाई जाती है। उसका इसकी फुल फॉर्म होती है कार्टिलेजिनस बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये टेस्ट करवाया जाता है। ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं टीबी में, अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाइयों के द्वारा कैसे ट्रीट करते हैं। इसमें 2 तरीके का होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स। तो पहली हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, इसका हम एक्रोनिम से एक यूज करते हैं पेरिस, पेरिस यूज करते हैं। तो इसमें 5 दवाइयां होती हैं टोटल, ठीक है, इसमें होती हैं 5 दवाइयां, 5 मेडिसिन होती हैं। सबसे पहली हमारी पिराजिनामाइड, पिराजिनामाइड, पी फॉर पिराजिनामाइड, ई फॉर इथेम्ब्यूटॉल, आर फॉर रिफेम्पसिन, आई फॉर आइसोनियाजिड और एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है।
तो क्या है, पिराजिनामाइड पहली दवाई है हमारी पिराजिनामाइड की, जिसकी डोज होती है मैक्सिमम 2 ग्राम। ठीक है, मैक्सिमम 2 ग्राम डोज होती है। इसकी होती है बॉडी वेट के हिसाब से 15 से 30 mg पर केजी पर डे। ठीक है, 15 से 30 mg पर केजी बॉडी वेट और पर डे के हिसाब से पिराजिनामाइड को दिया जाता है। उसके बाद हमारी है इथम्ब्यूटॉल। इसकी डोज होती है 15 से 25 mg पर केजी पर डे। हमारी तीसरी है रिफेम्पसिन, जिसकी डोज है 10 mg पर केजी पर डे। उसके बाद है आइसोनियाजिड, जिसकी डोज है 5 mg पर केजी पर डे। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट सबसे लास्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसकी डोज है 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इनको दिया जाता है। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पेरिस को याद कर लिया जाए। पेरिस को याद करके हम एंटी टीबी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। सेकंड लाइन कौन कौन सी होती हैं? थायोसेटाजोन। ठीक है, उसके बाद है पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, एमाइकासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मोक्सिफ्लक्सासिन, लिंजोलिड। ठीक है, इसका भी एक एक्रोनिम बनाया जाता है 2 पीकॉक्स, COCK, 2 पीकॉक्स मेकिंग लव। ठीक है, इसका एक्रोनिम जो है याद करने का आसान तरीका है सबसे बढ़िया 2 पीकॉक्स मेकिंग लव। 2 मतलब थायोसेटाजोन, P मतलब पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, E मतलब इथियोनामाइड, A मतलब एमाइकासिन, C मतलब सिप्रोफ्लक्सासिन, O मतलब ओफ्लक्सासिन, C मतलब फिर से कैप्रियोमाइसिन, K मतलब कैनामाइसिन, S मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेकिंग मतलब मोक्सोफ्लक्सासिन और उसके बाद में लब मतलब लिंजोलिड। ठीक है, ये हमारे एक्रोनिम, ये होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसको हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं हम टीबी के पेशेंट में, जो कि बहुत जरूरी। नर्सिंग डायग्नोसिस स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला है हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज स्प्यूटम, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा बलगम से भर चुका है और वहां पे क्या हो रहा है, एयरवे क्लियरेंस नहीं हो रहा है। दूसरा है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ गई है, उसकी वजह से जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, वो सही से बाहर और अंदर आ जा पा नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग। एक्टिविटी इंटॉलरेंस मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको कमजोरी सी लग रही है, फटीग है उसको। चौथा है हमारा इंपेयर्ड गैस एक्सचेंजेस रिलेटेड टू एल्वियोलाई फंक्शन डिक्लाइन। तो क्या है, गैस का एक्सचेंज जो लंग्स में हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा, सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे एल्वियोलाई भी वहां पे अफेक्ट हुई है टीबी की वजह से। ठीक है, बाकी प्रिवेंशन टीबी का क्या क्या कर सकते हैं हम। टीबी के प्रिवेंशन के लिए पेशेंट से कहेंगे कि वो क्या करे, मास्क को वियर करे और वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे और सब मेंबर से अलग रहे। और उसके बाद में जो उसका वेट लॉस हुआ है उसके लिए वो हाई प्रोटीन और हाई कार्ब डाइट ले सकता है। यहीं पर आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। थैंक यू।